बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अपना नंबर बोलना, क्योंकि अपना नंबर बोलना है पर। किसी का भी जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करते हैं तो बाहरी होगा तो केवल कॉस्मेटिक होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि हम केवल दिखावे के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, हम अपने अंदर से, अपने विचारों से और अपने संकल्प से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देश के प्रमुख दिल्ली में वो आर्टिकल था, पॉपुलर जो कॉलम लिखते हैं उनका आर्टिकल था। और उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि हिंदुस्तान में लंबे समय तक पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर, बेचारगी को लेकर जो वातावरण बना था, पिछले 9 सालों में संकल्प के साथ हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसलिए भारत में अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करेंगे तो 9 सालों में 2 विषयों में सरकार ने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी। प्रधानमंत्री जी अगर 2014 में संसद में पहली बार प्रवेश करते हैं और अगर संसद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और उसके बाद अगर 15 अगस्त पे वो ये भाषण देते हैं कि हम देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, तो 2014 से 2019 में जब दोबारा मैंडेट लेने के लिए जाते हैं तो हर गांव में बिजली पहुंचती है, 25 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खुलते हैं, 10 करोड़ उज्ज्वला के अकाउंट खुलते हैं, और नीचे तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड को पूरी दुनिया ने शिद्दत के साथ झेला, और भारत का जो स्केल है उस स्केल को देखते हुए लोगों को लगता था कि क्या इतनी बड़ी जनसंख्या का देश अनुशासन के साथ, एकजुटता के साथ इस महामारी से बच सकेगा। लेकिन हमको पता है, हमने वैक्सीनेशन को डेवलप भी किया, भारत में बनाया भी, और टारगेटेड टाइम में देश के हर व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीनेशन किया। ये है लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी। और इसलिए सरकार संकल्प के साथ खड़ी हुई। कोविड में हम लोगों ने देखा कि इस देश में माइग्रेंट वर्कर और उनकी व्यवस्था को हमने देखा, और सरकार ने संकल्प लिया कि अब हम देश के हर माइग्रेंट वर्कर का पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगस्त 2021 के बाद हमने ई श्रम में देश के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के रजिस्ट्रेशन को शुरू किया। आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, देश के 30 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन और डाटा ये ई श्रम के अंतर्गत उपलब्ध है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत केवल बातों से नहीं हो सकती। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत के लिए एक विजनरी दृष्टिकोण चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार आने के बाद जब ये कहा कि ये गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, गरीबी हटने का सबसे बड़ा तरीका है उनका इंक्लूजन किया जाए, और इंक्लूजन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और इसलिए सरकार ने जनधन, आधार और मोबाइल ये जैम की एक ट्रिनिटी स्थापित करी। और सबसे बड़ी बात है, जब मेरा अनुभव देश के लेबर मिनिस्टर के नाते जो ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का है, वो मेरा अनुभव ये है कि ई श्रम पोर्टल को
अगर हम 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर का है। कितना बड़ा नीचे तक हमने एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया इन 9 सालों में कि 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से हमने देश के मजदूरों को डिजिटली एम्पावर्ड करके जोड़ने का काम किया है। और हिंदुस्तान में 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन है और उस ऑक्यूपेशन के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। इस देश में मजदूरों की भलाई के लिए ईएसआईसी की स्कीम है। अगर आप डाटा को देखेंगे कि सरकार किस तरीके से एक कमिटमेंट के मोड में काम करती है, देश में जब से ईएसआईसी की स्कीम शुरू हुई तब से लेकर 2014 तक ईएसआईसी के 20,000 बेड की कैपेसिटी थी। आज 2014 से और 2023 में है, हम देखते हैं तो हमने 10,000 बेड और सैंक्शन करे हैं। कैपेसिटी को 30,000 तक बढ़ाने के टारगेट पे हम बढ़ चले हैं। जो काम हमने 20,000 बेड 70 सालों में किया, उसका 50% कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सारी सैंक्शन देने का काम ये पिछले 9 साल में किया है। और इसलिए केवल वर्कर्स के सेक्टर में नहीं, अगर इस देश में सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड के बाद वैक्सीनेशन के बाद जो है वो देश में एम्प्लॉयमेंट को रिकवर करने की भी है। पीएलएफएस के डाटा से लेकर सब में लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, जीएसटी का कलेक्शन जैसे बढ़ रहा है, देश में ईपीएफओ के आंकड़े जैसे बढ़ रहे हैं, देश में इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन जैसे बढ़ रहा है, ये पैरामीटर ये दर्शाते हैं कि भारत में एक नया रोजगार सृजन का वातावरण खड़ा हुआ है। और ये लक्ष्य केवल डोमेस्टिक सेक्टर पे नहीं है। आज G20 में जब भारत दुनिया के देशों के साथ श्रम के क्षेत्र में बातचीत कर रहा है तो दुनिया के जो बदलते हुए स्किल गैप जो है, उस स्किल गैप के पैरामीटर को हम कैसे भर सकते हैं, इसको लेकर भी एक लीडिंग भूमिका के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। और मेरे दूसरे विषय अगर एनवायरनमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं करना चाहूंगा तो दुनिया में जो हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के जिसको हिस्टोरिकल कॉप मानते हैं, वो हम पेरिस को मानते हैं 2015 में। और 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें पूरे दुनिया के सभी देशों ने आकर कहा कि अगर दुनिया को 1.5 डिग्री के टेम्परेचर से बचाना है या भविष्य में और धरती के बढ़ते हुए तापमान को बचाना है तो सभी देशों को अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य तय करने होंगे और घोषित करने होंगे। उसको हमने एनडीसीज कहा, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेकिन उसका जो प्रिंसिपल होगा वो सीबीडीआर होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 2015 में भारत ने भी पेरिस एग्रीमेंट में विकासशील देशों की बात को ऊंचा उठाया। लेकिन मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि भारत ने जो अपनी साख अर्जित करी है वो इस प्रकार से साख अर्जित करी है कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में जो एनडीसीज डिक्लेयर किए गए थे उसमें भारत ने भी अपने 8 एनडीसीज दिए थे, 5 क्वालिटेटिव और 3 क्वांटिटेटिव। हमने कहा हमें 165 गीगावाट बिजली का रिन्यूएबल क्षेत्र में उत्पादन करेंगे। हमने कहा हम अपने कार्बन एमिशन के इंटेंसिटी डिपेंडेंसी को 40% कम करेंगे, जो एमिशन होता है उसको 40% कम करेंगे। और हमने कहा हम देश का जो ग्रीन एरिया है जिसको कार्बन सिंक कहते हैं वो भी हम 33% के टारगेट को हासिल करेंगे। उसके बाद कोविड आया। कोविड आने के बाद ग्लासगो में दुनिया में वापस से क्लाइमेट चेंज के लिए जब वार्ताएं के लिए दुनिया के देश इकट्ठे हुए और सबको लगता था कि भारत नेट जीरो करेगा या नहीं करेगा, भारत एनडीसीज को लेकर क्या करेगा। लेकिन मैं आज आपके सामने ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है और मैं अगर गलत ना हूं तो G20 के कुछ एक देशों में है
जिन्होंने 2015 में जो वैकल्पिक क्षेत्र की ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट 165 गीगावाट को घोषित किया था 2030 के लिए, उसको समय से 9 साल पहले पूरा 2021 में किया। और जो अनहेंस एनडीसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए, भारत ने अपना जो अनहेंस एनडीसी शर्मल शेख के जो कॉप में प्रस्तुत किए, उसमें कहा अब हम अपनी कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल पे जाएंगे। हमारा जो कार्बन एमिशन करने का जो 40% का कमी करने का जो 40% का टारगेट था, उसको भी समय से 8 साल पहले पूरा किया। और इसलिए जब अनहेंस एनडीसीज को सबमिट करने की बात आई तो हमने शर्मल शेख में प्रस्तुत किया। फिर लोगों ने कहा कि 2070 का आपने नेट जीरो को डिक्लेयर किया है, तो नेट जीरो को जब भारत डिक्लेयर करेगा तो क्या भारत के पास इसका कोई एक प्लान है, लॉन्ग टर्म कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का प्लान है? उसको भी भारत ने शर्मल शेख में प्रस्तुत किया। और आज जब G20 में क्लाइमेट के विषयों को लेकर के भारत जब जा रहा है, तो जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में केवल क्लाइमेट चेंज ये पॉलिसी का विषय, ये एनजीओ का विषय नहीं, ये पर्सनल बिहेवियर का विषय भी है। और दुनिया में एक मूवमेंट बनना चाहिए कि ये जिस प्रकार से हमारा सिविक सेंस है, हमारा लॉ के प्रति सेंस है, हमारा एनवायरमेंटल सेंस भी बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में मिशन लाइफ दिया, लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, क्योंकि लंबे समय तक दुनिया के सभी संसाधनों का अगर हम इसी प्रकार से उपयोग करते रहे तो एक समय आएगा कि धरती को से एक्सट्रैक्शन करने की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी और जो कुछ हम पृथ्वी से लेते हैं वो सब अच्छा लेते हैं और जो कुछ हम पृथ्वी को वापस करते हैं वो सब कचरा वापस करते हैं। वी आर द हम ही एक ऐसे स्पीशीज हैं जो पृथ्वी को परमानेंट कचरा देते हैं। और इसलिए दुनिया में जब ये विषय आया कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए, और पिछली बार जब यूनिया में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो यूनेप के माध्यम से होती है नैरोबी में हुआ, तो हम दुनिया के कुछ देशों में थे जिन्होंने अपने यहाँ लीगली अपना नोटिफिकेशन निकाल करके सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके दुनिया को दिखाया कि बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। और इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि अपने दुनिया के में भारत ने हमेशा ये कहा कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हम सॉल्यूशन का काम करने के लिए हैं, हम प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जिन विकसित देशों ने विकास की एक ऊंचाई को हासिल कर लिया, अब जो डेवलपिंग कंट्री है उनके जो अपने सिटीजन को एनर्जी देने का जो कमिटमेंट है, जिसको क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं, उसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसलिए ये जो नए नए तरह के तर्क बनाए जाते हैं कि हम 4th नंबर के सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाले देश हैं, इसके आंकड़े को एक बार आप समझिए। हमारी जो आबादी है दुनिया में 17% है और हमारा कार्बन एमिशन 4% है। दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, सबकी जनसंख्या मिला दी जाए तो 17% है। तो ये तो कार्बन एमिशन तो पर्सनल होगा, तो हमारे 17% पे हमारा कार्बन एमिशन 4% है, उनके 17% आबादी में कार्बन एमिशन 60% है। उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल का कमिटमेंट क्या है? और इसलिए जब बात चली ग्लासगो में भी, तो हमने कहा आप सिंगल फॉसिल फ्यूल को आउट नहीं कर सकते हो, हम फेस डाउन कर सकते हैं, फेस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट कंसर्न विद इंडिया, वी आर द वॉइस ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। और हम ये दुनिया के सब जगहों पर कहते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को लड़ना है तो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज को, जिन्होंने हिस्टोरिकली कार्बन एमिशन किया और उसके कारण डेवलपमेंट किया है, उनको इसका कंपनसेशन देना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस देना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ये आवश्यक है। लेकिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात आती है, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात में कहा जाता है कि हम केवल सेमिनार करने वाले नहीं, हम क्लाइमेट एक्शन वाले ग्रुप भी हैं। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है?
और इसलिए आपने देखा होगा कि पेरिस एग्रीमेंट में के बाद उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया उसका हेडक्वार्टर भी अब भारत में ही गुड़गांव में है। दुनिया के 130 से ज्यादा देश आज उसके सदस्य हैं। और भारत जब ये कहता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करेंगे, तो भारत ने केवल बात नहीं करी है, इस बार के बजट में लद्दाख से हरियाणा तक भारत ने ग्रिड की स्थापना की घोषणा करके बजट का प्रोविजन भी किया है। हम रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया को अगर कोई विषय कहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत अपने यहां से करना चाहते हैं। दूसरा, हम मानते हैं कि हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज जो हैं, चाहे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट्स को, इंडस्ट्री को, इसमें काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को साथ आना चाहिए। और इसलिए भारत ने जो दूसरा क्लाइमेट एक्शन के लिए जो ग्रुप बनाया वो लेड आईटी करके स्वीडन के साथ बनाया। पिछली बार स्टॉकहोम में उसको लेकर के भारत ने पूरे दुनिया के देशों के इस ग्रुप के सदस्यों की एक शुरुआत करी वर्किंग की। और तीसरा जो विषय है कि क्लाइमेट को लेकर दुनिया में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम का परिवर्तन होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वो वल्नरेबल कंट्री हैं जो बाढ़ से, तूफान से प्रभावित होते हैं। खुद हमारे देश की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र की सीमा, हमने देखा है कि कभी पश्चिम में ताउते आता है और कभी पूर्व में बंगाल की तरफ से आम्फान आता है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में कोलिशन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। और सीडीआरआई की स्थापना भी भारत के प्रयासों से हुई, प्रधानमंत्री जी के विजन से हुई, और आज कैबिनेट ने उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा भी दिया है और दुनिया में अच्छा क्लाइमेट एक्शन का काम भी किया है। और क्लाइमेट एक्शन के लिए हम जब ये मानते हैं कि केवल धरती के तापमान को रोकने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी तो चाहिए ही, अपनी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हमको काम करना चाहिए। और पिछले 9 वर्षों में अगर आप देखेंगे कि भारत में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 53 हुई है, हमारे एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या बढ़कर 33 हुई है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचाने के लिए हमने काम किया है। अपनी जो बायोडायवर्सिटी की जो ताकत है उसमें, जिसको हम ABS कहते हैं, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, जो कम्युनिटीज़ की उसको देने के लिए हम अपने बायोडायवर्सिटी लॉ में चेंज लेकर के आए हैं। पिछले दिनों मॉन्ट्रियल में जब बायोडायवर्सिटी कॉप हुई तो भारत ने दुनिया के बायोडायवर्सिटी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। और प्रधानमंत्री जी के ग्लासगो में एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बाद, चाहे शर्म एल शेख की कॉप हुई हो, चाहे मॉन्ट्रियल में बायोडायवर्सिटी की कॉप हुई हो, और चाहे अभी जापान में G7 का कम्युनिकेशन आया हो, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे आज पूरी दुनिया एक पैराग्राफ को एम्फेसाइज करने लगी है। और इतना नहीं, भारत ने एक नया बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक नया एक्शन प्लान भी बनाया है। अभी जब शर्म एल शेख में हुआ तो UAE और इंडोनेशिया ने मैंग्रोव के लिए अलायंस बनाया था, सी शोर के लिए। भारत में इस बार मैंग्रोव के लिए मिष्टी करके एक प्रोग्राम सरकार के द्वारा दिया गया। नेचुरल फार्मिंग के लिए PM प्रणाम करके योजना दी गई। उसके साथ ही साथ भारत ने जो अपना 75 अमृत सरोवर बनाकर जो दुनिया भर में रामसर साइट्स को लेकर के बात चलती है, उस पर अपने कदम को आगे बढ़ाया। लेकिन अभी जब 50 ईयर ऑफ टाइगर हुए हैं तो भारत ने दुनिया के वो 97 कंट्रीज जो रिच बायोडायवर्सिटी के कारण बिग कैट्स जिनके यहाँ पर हैं, बिग कैट्स माने 7 होते हैं, उसमें से 5 भारत में हैं, लॉयन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, और अब तो हम चीता भी ले आए हैं। तो 5, एक एक्सटिंक्ट हुआ, उसको वापस से भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण एक लंबे समय से विषय था, क्योंकि कोई एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कारण जो
इकोलॉजिकल रॉन्ग होता है उसको इकोलॉजिकल हार्मनी में स्थापित करना चाहिए। लेकिन दो लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं, प्यूमा और जगुआर। लेकिन ये 97 देशों में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक नई सोच पैदा करने के लिए कि धरती केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, सबके लिए है, और इसको करने के लिए एक बिग कैट अलायंस की माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई। आज 20 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन उन सारे देशों में उनकी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर भारत एक भूमिका निभा सकता है। और इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन के समय में भारत एक वो देश बना है जहां पर बातों के साथ डिलीवरी जो है वो टारगेटेड और लास्ट माइल डिलीवरी है। ये तभी संभव है जब देश ने पिछले 9 सालों में एक संकल्पवान, समर्पित और देश के लिए 24 घंटे काम करने वाले नेतृत्व के अंतर्गत काम करना शुरू किया। और हमारी इस यात्रा में भारत एक ऐसी पार्टी के द्वारा शासित भी है जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हुए भारत को ऊंचा उठाने के लिए और नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करती है। भारत का जो नेतृत्व है ये उसके लिए तो एक गौरव का विषय है, लेकिन ये अमृत काल के भारत के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया से गुजर के अमृत काल के भारत के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।